यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। एंड सर, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं सर, दैट इज द बैकबोन ऑफ द जीएसटी। द मेन पर्पस बिहाइंड जीएसटी इज द स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अगला टॉपिक का नाम ही क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट सर। और हाँ 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 सर, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले आप और मैं वो मंत्र याद करेंगे, वो मंत्र बोलेंगे कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। सर जल्दी से बताइए मुझे। सर 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। यस मालिक। तो सरकार आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? सर क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100। याद करो डे 1 का लेक्चर। अरे हाँ है ना भाई। सर टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला है ना मालिक। क्लियर? डन। तो सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला शायद आपको समझ में आता है। आइए बच्चों, उसी फंडामेंटल को यूज करके सर हम शुरू करते हैं टॉपिक अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन नंबर 16 से लेकर 21 तक टॉपिक कवर करता है किसका? इनपुट टैक्स क्रेडिट का। सर आइए जो हमारे सिलेबस में उसके बारे में हम बात करते हैं मस्त वाला माहौल के साथ बेटा। आओ बच्चों, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर नंबर 5। आओ बच्चों, सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 16। वेरी गुड निशांत, वेरी गुड भावेश भाई, गुड चिराग। सरकार ऑल गुड, वेरी गुड। तो मालिक 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि सर ये हमने समझ लिया बेटा। अब किसको मिलेगा भाई 10 का क्रेडिट? सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट। हु कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट of the GST paid on all the goods or services or both. Hello सर, सुनना बात को ध्यान से। कौन आता है क्या? सर हु कैन टेक द क्रेडिट? सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 says that every registered person can take the input tax credit of GST paid on goods or services or both which are used or intended to be used in the course or furtherance of business। मतलब सर जो भी गुड्स और सर्विस और बोथ आपने परचेज किया है, अपने बिजनेस के लिए परचेज किया है, और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो उन गुड्स और सर्विस और बोथ के लिए जो भी आपने जीएसटी पे किया उन सब का आपको आईटीसी मिलेगा। और ध्यान रखना, गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, मतलब अगर आपने सर गुड्स खरीदे पर बाद में यूज करोगे, सर अगर आप उन गुड्स को बाद में यूज करोगे तो भी क्रेडिट अभी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने परचेज कर लिया तो। क्योंकि पुट टू यूज का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। गुड्स खरीदा क्रेडिट लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इनकम टैक्स में होता है ना डेप्रिसिएशन में, पुट टू यूज होगा तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने परचेज कर ली, एक्स्ट्रा मशीन परचेज करी, 2 एक्स्ट्रा पड़ी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। पुट टू यूज जब करेंगे तब करेंगे, क्रेडिट अभी ले ले सर अगर ये बिजनेस के लिए परचेज किया तो। क्लियर? डन। सरकार आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। निशांत भाई बोल रहे सर आज कैमरा को भी छुट्टी चाहिए सर। सर नहीं यार, एक्चुअली आज पता नहीं पहली बार ऐसा कैमरा में हो रहा है, देखेंगे कुछ वायर लूज हो। ओके सर, यहां तक क्लियर है क्या मालिक? चलिए तो सर इन केस ऑफ जीएसटी सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 कहता है क्या? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ GST paid on goods or service or both which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business। Clear? Done। Sir second section number 16 subsection number 2 कि सर क्रेडिट मिलेगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, पर सर अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होगी तो मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। All these conditions should be fulfilled cumulatively, तो ही आपको आईटीसी मिलेगा, वरना आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अरे हाँ ना भाई। अब सर वो सारी कंडीशंस क्या है? फर्स्ट, पोजीशन ऑफ द टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। सर सबसे पहली बात, सर वो टैक्स इनवॉइस जिसके बेस पे आप क्रेडिट ले रहे हो, वो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जिस पे लिखा है कि इतना टैक्स पे किया है इसने परचेज पर, वो तो आपके पास होना चाहिए ना यार। बिना टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट के कैसे आप क्रेडिट ले सकते हो? बिना बिल के क्या क्रेडिट मिल जाएगा?
नो सर, यू शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस। और वो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है बेटा? फर्स्ट, इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विस, बोथ। सेकंड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ध्यान रखिएगा, जब सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता है और रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल है, तो रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स तो पे करेगा, करेगा खुद पे इनवॉइस भी इश्यू करेगा, खुद पर इनवॉइस भी इश्यू करेगा, और खुद ने रेसिपिएंट खुद पे इनवॉइस इश्यू करता है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा टैक्स का, और उसके बेस पे क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर? थर्ड, सर डेबिट नोट इश्यूड बाय द सप्लायर। कभी मान लो वैल्यू था 1 करोड़, आपने 1 करोड़ का बिल इश्यू कर दिया, बाद में वैल्यू बढ़ के एस्केलेशन क्लोज या किसी कारण से बढ़ गया, वैल्यू गया 1 करोड़ 20 लाख, तो 20 लाख जो आपने एक्स्ट्रा मेरे से चार्ज किया है वैल्यू का पार्ट बनेगा, उसके लिए डेबिट नोट इश्यू करोगे आप, डेबिट नोट पे जो जीएसटी लगा उसका क्रेडिट में को। फोर्थ, बिल ऑफ एंट्री और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर कस्टम्स एक्ट। कई बार जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट करके जब कस्टम क्लियरेंस कराते हो, तो कस्टम क्लियरेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एंट्री, उस पे कस्टम का अमाउंट लिखा होता है। नो डाउट कस्टम का क्रेडिट नहीं मिलता है, पर कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। उस आईजीएसटी का क्रेडिट अगर आपको लेना है तो बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसके बेस पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा। सर देने क्या? रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज्ड इनवॉइस क्या होता है? सपोज 14th फेब को यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ये दिया था कब? 1 मार्च को। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया कब? 5 मार्च को मेरे भाइयों। तो सर अगर आपने विद इन 30 डेज 14 फेब से विद इन 30 डेज अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, 14 फेब से विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 14 फेब इटसेल्फ। भले ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब मिला है? 5 मार्च को, पर उसमें लिखा होगा कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 14 फेब। क्लियर? अब ऐसे केस में 14 फेब अगर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो मेरे मालिक जब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला तब तक आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, यू कांट इशू द टैक्स इनवॉइस। तो 14 फेब से लेकर 5 मार्च के बीच में जो आपने सप्लाई किए होंगे सबके लिए आपने नॉर्मल इनवॉइस इशू किए होंगे, उसमें टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा, और टैक्स की लायबिलिटी तो 14 फेब से आ जाएगी बेटा आपकी। इसीलिए सर 5 मार्च से 1 महीने के अंदर इशू द रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, और रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस अगर आपने इशू कर दिया तो उसके बेस पे कस्टमर को आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि उस रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस में टैक्स का अमाउंट लिखा होता है। कस्टमर कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। ए गुड। लास्ट क्या? डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर सीएमए के अंदर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिलेबस में आता है, सीएमए नहीं आता है। सीएमए वालों को अलग से बता दूंगा, आईएसडी का टॉपिक लास्ट में बेटा। क्लियर? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अलग से बताऊंगा, बाकी सीए वालों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के डॉक्यूमेंट के बेस पे भी क्रेडिट मिलता है, बस इतना ध्यान रखिए बेटा। क्लियर? तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये अगर आपके पास है तो इन पे जो जीएसटी लगा हुआ है उसका आप क्रेडिट ले सकते हो, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्लस ये बोल दिया क्या, इनवॉइस में कंटेंट क्या क्या लिखा होना चाहिए, रूल नंबर 46 ने बताया वो सारा कंटेंट इनवॉइस पे लिखा होना चाहिए। पर अगर सारा कंटेंट मिस नहीं है, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग भी है, तो भी क्रेडिट मिल जाएगा रेसिपिएंट को, अगर ये एटलीस्ट ये 5 इंफॉर्मेशन बिल पे लिखी है तो। अगर आपके इनवॉइस में सारी इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन है पर एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन मेंशन है, तो यस यू कैन क्लेम द क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। फर्स्ट क्या है? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज्ड। सेकंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। देन टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। देन सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों का जीएसटी नंबर, जीएसटी आइन मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ। एंड अगर इंटरेस्टेड सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना कंपलसरी, अदरवाइज वो भी कंपलसरी नहीं। आई रिपीट,
सर आपके टैक्स इनवॉइस पे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, पर एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन तो क्रेडिट मिल जाएगा रेसिपिएंट को। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन? फर्स्ट, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों का जीएसटी नंबर, एंड अगर इंटरस्टेड सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई। एटलीस्ट ये सारी इंफॉर्मेशन तो बिल पे होनी ही चाहिए, वरना रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। क्लियर? समझे मेरी बात? डन। ये हो गया क्या? फर्स्ट कंडीशन, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर ए, कि ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे तो क्रेडिट की बात करना, वरना क्रेडिट की बात तो आती ही नहीं है। आइए सेकंड कंडीशन क्लोज नंबर डबल है, बड़ा ही सुंदर पॉइंट है सर। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटीआर 2B। सर होता क्या है, सप्लायर एवरी मंथ अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है, और जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का स्कीम ले रखा है, उन लोगों को बोल दिया क्या, तुम क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, पर क्वार्टर खत्म होने से पहले फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर सकते हो। अब सर या तो सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश किए होंगे। तो उसमें जो इनवॉइस या डेबिट नोट लिखे हुए हैं जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो, सर क्या होता है, सप्लायर जब अपना जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश करता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, वो उधर से जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, इधर से वो इनवॉइस रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट होकर दिखेगा बेटा। तो सर अगर इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है तो ही क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। द इनवॉइस और डेबिट नोट जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो शुड बी ऑटो पॉपुलेटेड इन द जीएसटीआर 2B। अगर सप्लायर ने सही तरीके से जीएसटीआर 1 फाइल किया या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश किए तो। और हाँ सर, अभी हम आगे रिटर्न वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तब आप बताऊंगा कि अगर जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया एसएससी ने, पर रिटर्न फाइल करना बाकी है, अभी 3B फाइल करना बाकी है बेटा। जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया पर जीएसटीआर 3B फाइल करना बाकी है, उससे पहले अगर उसको जीएसटीआर 1 में कोई गलती पकड़ में आ गई तो जीएसटीआर 1A के थ्रू वो अमेंडमेंट कर सकता है इन द फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1। क्लियर? और अगर उसने अमेंडमेंट किया है थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1A और वो बिल अगर रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में आ गया तो यस 2B के बेस पे वो क्रेडिट ले सकता है। आई रिपीट, सप्लायर ने या तो जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया एज अमेंडेड बाय फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1A, या उसने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश कर दी और उसका जो इनवॉइस या डेबिट नोट है वो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो यस आईटीसी कैन बी क्लेम्ड बाय द रेसिपिएंट। आया ना मालिक? क्लियर? डन। हाँ अब ध्यान देना बच्चों, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो जीएसटीआर 1 के थ्रू फाइल नहीं किए जाते हैं बेटा, तो उनके लिए ये कंडीशन अप्लाई भी नहीं होगी बेटा। मतलब वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं भी होंगे तो भी आप क्रेडिट ले सकते हो। ये सर्कुलर यहां दे रखा है सर, ध्यान देना बेटा। जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है, तो खुद ने ही खुद पे इनवॉइस इश्यू किया, खुद ही खुद के इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट लेगा। अब वो ट्रांजेक्शन 2B में नहीं आ रहा तो भी क्रेडिट ले सकता है बेटा। सेकंड, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटीआर 6 फाइल करता है, जीएसटीआर 1 की जरूरत नहीं होती। देन अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट पे कस्टम्स का बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है, और वो ट्रांजैक्शन 2B में रिफ्लेक्ट नहीं भी हो रहा है तो भी असेस्ड कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री के बेस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। तो दीज आर सम एक्सेप्शन, यहाँ पे जीएसटीआर 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ये वाला कंडीशन इनके केस में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं करना। क्लियर? तो ये कंडीशन जो उन्हीं पे अप्लाई होती है जहां पे जीएसटीआर 1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है। या देखिए, टैक्स पेयर्स मे अवेल full ITC in respect of IGST paid on import, documents issued under reverse charge mechanism, credit received from ISD, etc., which are outside the ambit of section number 37 subsection 1. तो सिंस जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं करना होता है, उन पे सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1 लगता ही नहीं है, तो वहां पे तो डायरेक्ट इन डॉक्यूमेंट के बेस पे आप क्रेडिट ले लेना, भले वो क्रेडिट जीएसटीआर 2B में नहीं आ रही तो भी चलेगा बेटा। क्लियर? डन। आइए मालिक सर क्लोज नंबर बी, नेक्स्ट कंडीशन नंबर, अच्छा एक काम करते हैं सर, इसको पढ़ने से पहले हम कंडीशन नंबर B A पढ़ रहे बेटा। सर कि सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, हमारे क्रेडिट जीएसटीआर 2B में आ भी गई, पर जीएसटीआर 2B में क्रेडिट आ रही है पर वो रेस्ट्रिक्टेड या इनएलिजिबल आईटीसी के कॉलम में अगर आ रही है तो रेसिपिएंट कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट।
मतलब अगर रेसिपिएंट के जीएसटी टू बी में क्रेडिट तो आ गई, पर रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट या इन एलिजिबल क्रेडिट के टेबल में अगर वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है, जीएसटी टू बी के अंदर एक कॉलम आएगा इन एलिजिबल या रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी वाला, उसमें अगर रिफ्लेक्ट हो रहा तो यू कैन नॉट क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आप बोलेंगे सर रेस्ट्रिक्टेड या इन एलिजिबल आईटीसी के टेबल में कौन कौन सा क्रेडिट आएगा, पूछो। हाँ तो बताता हूं साहब। तो सर इन एलिजिबल आईटीसी या रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी के टेबल में कौन कौन सा क्रेडिट आएगा सर, जैसे एग्जांपल के लिए सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 हम आगे जो पढ़ेंगे, जहां दे रखी टाइम लिमिट टू क्लेम द क्रेडिट, वो टाइम लिमिट निकलने के बाद सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया बेटा, तो वो क्रेडिट हमारा टू बी में आएगा तो है, पर सिंस सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट निकलने के बाद वो क्रेडिट टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा सर। और वो ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी या इन एलिजिबल आईटीसी के टेबल में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगा बेटा, क्लियर। तो सर रेस्ट्रिक्टेड और इन एलिजिबल आईटीसी के टेबल में अगर कोई क्रेडिट आ रहा है तो यू कैन नॉट क्लेम द क्रेडिट। एक और एग्जांपल, जहां पे सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, तो अगेन वो क्रेडिट आएगी तो है, पर रेसिपिएंट के इन एलिजिबल आईटीसी के टेबल में आएगी। ये प्लेस ऑफ सप्लाई और आईजीएसटी का टेक्निकल पॉइंट है, तब और बात करेंगे बेटा। पर हाँ आप तो ये समझ जाइए अभी के लिए, फिलहाल के लिए, कि अगर कोई क्रेडिट आपके इन एलिजिबल आईटीसी के टेबल में आए तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर। आइए क्लोज में बी पढ़ते बेटा। क्लोज में बी क्या बोलता है बेटा, अरे भाई जिन गुड्स और सर्विस और बोथ का आप क्रेडिट ले रहे हो, एटलीस्ट वो गुड्स और सर्विस और बोथ तो रिसीव हो जाना चाहिए आपको। गुड्स और सर्विस और बहुत ही रिसीव नहीं हुआ है, बिना माल के क्या क्रेडिट ले लोगे बेटा, नो। हो सकता है सप्लायर ने 31 जनवरी को गुड्स रिमूव किया उसके यहां से, उसने बिल 31 जनवरी का दिया, उसने जनवरी महीने का जीएसटी 1 फाइल किया, आपके जनवरी महीने के जीएसटी 2 में क्रेडिट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, पर माल आया कब, 3 फरवरी को, तो क्रेडिट भी कब मिलेगा, 3 फरवरी को मिलेगा। फरवरी महीने में आप क्रेडिट ले पाएंगे, जनवरी महीने में नहीं ले पाएंगे, और अगर रिसीव ही नहीं हुआ तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। मान लो रास्ते में लॉस हो गया बेटा, ट्रांजिट रोड्स, नो क्रेडिट विल बी अलाउड। सो गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड टू क्लेम द क्रेडिट। अच्छा फिर है क्या, बिल टू शिप टू मॉडल। इसमें क्या होता है, बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर अगर आपने कस्टमर, मैं सप्लायर हूं आप कस्टमर हो, आपने बोला सर गुड्स मेरे को मत भेजो, मेरे उस फ्रेंड क्या भेज दो, सर मेरी गर्लफ्रेंड, सॉरी फ्रेंड क्या भेज दो, तो सर या आपने बोला सर मेरे घर पे भेज दो, या मेरे यहाँ मत भेजो, ऑफिस मत भेजो, या मेरे उस कस्टमर क्या भेज दो, तो सर ऐसे केस में मैं बिल बनाऊंगा आपके नाम पर शिपिंग करूंगा किसी और को, उसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। तो ऐसे केस में गुड्स आपको रिसीव नहीं हुआ तो क्या हो गया, उस थर्ड पर्सन को रिसीव हो गया, मतलब मान लेंगे आपको रिसीव हो गया, और ऐसे केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा मेरे बिल के बेस पे बेटा, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। अच्छा सर्विसेज भी हो सकती है बेटा, आपने मुझे बोला क्या कि सर बिल मेरे को रेज करना, ये सर्विसेज एक्चुअली क्या बिल जो है वो मैं पे करूंगा, सर्विसेज मेरे ऑफिस के लिए काम आएगी, पर आप सर्विसेज देना डायरेक्ट मेरे गर्लफ्रेंड को, आपके फ्रेंड को बेटा, क्लियर। तो डायरेक्ट सर्विसेज मैंने दी आपकी फ्रेंड को, और सर्विसेज का बिल मैंने आपको रेज किया, तो बिल टू शिप टू, आपकी गर्लफ्रेंड को सर्विस रिसीव हो गई मतलब आपको रिसीव हो गई, और आपको सर्विस रिसीव हो गई मतलब आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मजे हो गए मेरे, हाँ है ना भाई, जस्ट किडिंग। तो मालिक बिल टू शिप टू मॉडल, अगर आपकी डायरेक्शन पे थर्ड पर्सन को मैंने गुड्स और सर्विस सप्लाई कर दिया, तो जब गुड्स और सर्विस और बहुत उसको रिसीव हो जाएगा, हम मान लेंगे आपको गुड्स और सर्विस रिसीव हो गया और आपको क्रेडिट विल बी अलाउड। बिल पे नाम आपका होगा, शिपिंग कहीं और का, कोई दिक्कत नहीं, उनको रिसीव हो गया, मान लेंगे आपको रिसीव हो गया बेटा, हियर डन। सरकार ये था सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर बी। फिर क्या क्लोज नंबर सी, कि भाई जो बिल पे जीएसटी लगा हुआ है जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो, वो टैक्स तो कम से कम गवर्नमेंट को मिल जाए, कि टैक्स हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट। अगर सप्लायर लायबल है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में तो सप्लायर टैक्स पे करेगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल तो रेसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। कुल मिलाकर टैक्स गवर्नमेंट को मिल जाना चाहिए बेटा, और टैक्स अगर गवर्नमेंट को मिल गया तो यस क्रेडिट कैन बी अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट। क्लियर सर। और हाँ अब मेरे मालिक यहाँ पे एक कंडीशन अटकती है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। अब सर सवाल आता है क्या, सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल कर दिया, हमारे टू बी में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो गई,
हमने क्रेडिट ले लिया, पर हमको क्या पता कि उस रेसी सप्लायर ने जीएसटी 3B फाइल किया कि नहीं किया, उसने अपना टैक्स पे किया कि नहीं किया, हमको पता कैसे पड़ेगा? एंड हाउ वी विल ट्रैक दैट अमाउंट? तो उसके लिए सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, एज पर सेक्शन 41 एक बार आप प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले लेना बेटा। क्लियर? प्रोविजनल तो नहीं बोलेंगे, मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, प्रोविजनल वर्ड यूज मत करिएगा। सर सेक्शन 41 क्या बोलता है, रेड विद रूल नंबर 37A, कि एक बार विश्वास रखो और क्रेडिट ले लो। विश्वास क्या रखो? कि सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। ठीक है मालिक, गवर्नमेंट क्या बोलता है, जीएसटी लेविड ऑन सप्लाई इज एक्चुअली पे टू द गवर्नमेंट। क्लियर? सप्लायर ने जीएसटी 1 फाइल किया, आपके 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हुआ, आप क्रेडिट ले लो। ये विश्वास रखे कि सप्लायर अपना टैक्स पे कर देगा। पर अगर उसने आपका विश्वास तोड़ा है, अगर उसने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बाद में आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी अलोंग विथ इंटरेस्ट। और अगर सब्सिक्वेंटली वो सप्लायर गवर्नमेंट को बाद में टैक्स पे कर देता है, देन यू कैन रीअवेल द क्रेडिट। वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई रिपीट सर, सेक्शन 41 रेड विद रूल नंबर 37A क्या बोलता है बेटा, कि सप्लायर ने सर जो गुड्स या सर्विस आपको सप्लाई किया है उसका इनवॉइस उसने फर्निश कर दिया थ्रू जीएसटीआर 1, वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो गया, आप क्रेडिट ले लो बेटा। पर अगर उस सप्लायर ने उस महीने का 3B फाइल नहीं किया तो गवर्नमेंट थोड़ा इंतजार करेगी बेटा। थोड़ा इंतजार कब तक? जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो इनवॉइस था, जैसे जनवरी महीने का जीएसटीआर 1 सप्लायर ने फाइल कर दिया, मैं सप्लायर आप रेसिपेंट, मैंने जनवरी महीने का जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, आपके जीएसटीआर 2B में क्रेडिट पहुंच भी गई बेटा। कहां पहुंच गई क्रेडिट? जीएसटीआर 2B में क्रेडिट पहुंच गया, पर मैंने 3B फाइल नहीं किया, तो भी एक बार आपने क्रेडिट ले लिया, विश्वास रखे कि मैं 3B फाइल कर दूंगा। पर ये विश्वास कब तक चलेगा बेटा? तो गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, जिस महीने का वो रजिस्टर 1 था उसका कॉरस्पॉन्डिंग 3B मेरे को फाइल करना पड़ेगा। कब तक? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 सितंबर या उससे पहले पहले। और 30 सितंबर या उससे पहले पहले अगर मैंने वो 3B उस जनवरी महीने का फाइल नहीं किया तो रेसिपेंट को अब जो 30 नवंबर आने वाला है उससे पहले पहले जो आईटीसी उसने अवेल किया था वो आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना कॉरस्पॉन्डिंग 3B फाइल नहीं किया। कब तक? 30 सितंबर तक बच्चा। और अगर 30 नवंबर या उससे पहले पहले रेसिपेंट ने अपना आईटीसी रिवर्स कर दिया तो कोई तकलीफ नहीं है। पर 30 नवंबर के बाद उसने आईटीसी रिवर्स किया है तो ऐसे केस में सर उसको 1 दिसंबर से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा रेसिपेंट को, अगर उसने वो आईटीसी यूज किया था तो बेटा। क्लियर? तो सरकार गवर्नमेंट ने क्या बोला, वापस से देखना बेटा सर, कि एक बार तो क्रेडिट ले लो और वो फाइनल क्रेडिट है सब, ये विश्वास रखो कि सप्लायर अपना टैक्स पे कर देगा, अपना 3B फाइल कर देगा। पर अगर उस सप्लायर ने बाय चांस सर फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 सितंबर जो आ रहा है वहां तक अगर उसने अपना 3B फाइल नहीं किया तो रेसिपेंट को 30 नवंबर या उससे पहले पहले अपना वो कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा जिसका 3B फाइल नहीं किया उसने। एंड सर सब्सिक्वेंटली अगर मैं अपना रिटर्न फाइल कर देता हूं, 3B फाइल कर देता हूं तो यू कैन रीअवेल द क्रेडिट, वो कोई दिक्कत नहीं बेटा। पर हाँ, अगर मैंने 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया, 3B फाइल नहीं किया तो रेसिपेंट को 30 नवंबर या उससे पहले पहले आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, वरना 1 दिसंबर से इंटरेस्ट भी चालू हो जाएगा, बाद में रिवर्स करेगा तो 1 दिसंबर के बाद रिवर्स करेगा तो 1 दिसंबर से 18% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन दी अमाउंट ऑफ आईटीसी यूज्ड, जो बाद में वो रिवर्स कर रहा है। इसलिए 30 नवंबर या उससे पहले पहले रिवर्स कर देना अगर इंटरेस्ट पे नहीं करा। और हाँ, आपने रिवर्स कर दिया क्रेडिट, फिर 2 साल बाद मैंने अपना वो जनवरी महीने का जीएसटी 3B अब जाके फाइल कर दिया तो यस, रेसिपेंट नाउ कैन रीअवेल द क्रेडिट। और रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी के लिए 16(4) का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है। और हाँ है ना, 16(4) का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगा सर टू रीअवेल द आईटीसी। सब्सिक्वेंटली अगर सप्लायर अपना 3B फाइल कर देगा, रेसिपेंट कैन क्लेम द पूरा आईटीसी बेटा। क्लियर है मालिक? पक्का भगवान? ओके डन। ये था आपका सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर सी रेड विद सेक्शन नंबर 41 एंड रूल नंबर 37A। आई होप पूरी पिक्चर क्लियर। पक्का मालिक? यस। आइए लास्ट कंडीशन सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर डी बोलता है क्या? फाइलिंग ऑफ रिटर्न।
भाई जो क्रेडिट ले रहा है रेसिपिएंट, उसने अपना रिटर्न मतलब जीएसटी 3B फाइल कर दिया होना चाहिए, और उसने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो क्रेडिट किस बात का बेटा? क्रेडिट लेते ही किसमें? जीएसटी 3B के अंदर लेते, तो रेसिपिएंट अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए। क्लियर, डन। ये सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 की सारी कंडीशंस खत्म होती है। अब शायद पूरा पॉइंट समझ में आया बेटा आपको, शायद हमारा पूरा पॉइंट आप तक पहुंच गया बेटा। ये सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 की सारी कंडीशन खत्म होती है। अब बेटा अच्छा, चिराग भाई का पॉइंट है, क्या रेसिपिएंट के पास ये अधिकार है कि वो सप्लायर से इंटरेस्ट जो उसको लगा है वो रिकवरी करे? ये सप्लायर और रेसिपिएंट का बिजनेस डीलिंग है बेटा, उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है उस अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अदरवाइज सरकार, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो रेसिपिएंट से इंटरेस्ट रिकवरी करेगी अगर 30 नवंबर या उससे पहले पहले उसने आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो। ठीक है बेटा चिराग, चलिए सरकार आइए सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो दे रखा है कि सर अगर कभी भी गुड्स लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में रिसीव होता है, देना सर इंटरमीडिएट के अंदर ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है बेटा, क्वेश्चन आईटीसी का बनता है उसमें एक पॉइंट डाल देते बेटा कि अगर कभी भी गुड्स लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में आएंगे तो क्रेडिट कब मिलेगी? जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तब रेसिपिएंट को पूरे लॉट का क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज प्रोपोर्शनेट क्रेडिट नहीं मिलता है। सर कई बार क्वेश्चन क्या आता है, 5 लॉट में गुड्स आएगा, 5 इंस्टॉलमेंट में गुड्स आएगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक गुड्स आ गया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंस्टॉलमेंट बाकी है, क्या करने का? कोई क्रेडिट नहीं लेने का, जीरो क्रेडिट। जब फिफ्थ इंस्टॉलमेंट आ जाएगी तब क्रेडिट पूरे का मिलेगा एक साथ बेटा। ओके चलिए सर, फोर्थ पॉइंट सरकार, सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है ये? गुड देवेंद्र सर, पता है सारी कंडीशंस पूरी, 6 की 6 कंडीशन पूरी, कि टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट भी आ गया, जीएसटी 2B में भी क्रेडिट आ रहा है, इन एलिजिबल में नहीं आ रहा है, गुड्स और सर्विस और बहुत रिसीव हो गया है, सर सप्लायर ने अपना 3B फाइल कर दिया, टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, सब कुछ हो गया, सारी कंडीशन पूरी, पूरे क्रेडिट मैंने ले लिया। बट इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, अगर मैं सप्लायर का पैसा खा गया तो जितना पैसा मैं उसका खा गया उतना मेरे को प्रोपोर्शनल क्रेडिट भी रिवर्स करना पड़ेगा। ये सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 सेकंड प्रोवाइजो, ये 180 डेज का टाइम लिमिट दे रखा है बेटा, बताता हूं मैं आपको। मालिक, पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज, ये क्या होता है? इफ द रेसिपिएंट, ध्यान से सुनना, मैं हूं आप चलो कस्टमर, मैं हूं सप्लायर, सप्लायर ने गुड्स या सर्विस बहुत आपको सप्लाई कर दिया, सप्लायर ने गुड्स और सर्विस और बहुत आपको सप्लाई कर दिया। नाउ रेसिपिएंट अगर मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा है, इफ ही फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस की डेट थी वहां से 180 दिन में इफ यू फेल्ड टू मेक द पेमेंट टू मंगल, ऐसे केस में सर जितना पेमेंट यू फेल्ड टू मेक पेमेंट टू द मंगल उतना प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब सरकार ने क्या किया, सप्लायर को बोला चिंता मत कर, तेरा अगर वो पैसा खा जाएगा तो हम उसका क्रेडिट रिवर्स करवा देंगे। तो पता है मेरे को ये नहीं बोला कि तेरा पैसा अगर वो खा जाएगा तो तेरा टैक्स भी हम तेरे को रिफंड कर देंगे, सर ऐसा नहीं बोला। मेरे से टैक्स कब लिया? टाइम ऑफ सप्लाई पे। टाइम ऑफ सप्लाई कब था? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। मेरे से तो टैक्स तभी ले लिया उन्होंने बेटा, और फिर आपने अगर मुझे पेमेंट नहीं किया तो आपका क्रेडिट भी रिवर्स करवा दिया, और मेरे को क्रेडिट का कोई टैक्स का कोई रिफंड भी नहीं दिया। तब दोनों की लड़ाई में मजे कौन ले गया? गवर्नमेंट। सप्लायर को सर टैक्स तो सप्लायर से ले लिया, रेसिपिएंट से क्रेडिट भी रिवर्स करा दिया, दोनों के झगड़े मजे किसके हो गए? गवर्नमेंट के हो गए। और सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 में सेकंड प्रोवाइजो लिख दिया और बोल दिया क्या? इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो ऐसे केस में जितना पेमेंट फेल हुआ है रेसिपिएंट फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट का आईटीसी
सर रेसिपिएंट रिवर्स करेगा उतना गवर्नमेंट को पे करेगा सर। और वो भी खास बात पता है, अगर वो आईटीसी उसने यूज कर लिया था तो जिस दिन उसने यूज किया वहां से लेके जब पे करेगा तब तक का इंटरेस्ट भी पे करेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ के हिसाब से। जिस दिन आईटीसी उसने यूज किया था रेसिपिएंट ने वहां से लेके जब गवर्नमेंट को पे करेगा आईटीसी रिवर्स करेगा तब तक का इंटरेस्ट 18% पर एनम। और सेकंड बात सर, अगर सब्सिक्वेंटली इफ द रेसिपिएंट मेक्स पेमेंट टू द सप्लायर, अब रेसिपिएंट आया और मेरे को पूरा पेमेंट कर देता है तो जितना पेमेंट उसने मेरे को किया है उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी यू कैन री अवेल। और री अवेलमेंट ऑफ आईटीसी के लिए सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? डन। एक बात और, अब इसका एक एक्सेप्शन है बेटा। फर्स्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वहां रेसिपिएंट जो है वो खुद ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, खुद ही क्रेडिट लेगा, भले सप्लायर का पैसा खा जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेगा और क्रेडिट लेगा। जैसे 1 करोड़ का बिल था तो सप्लायर का पैसा खा जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, हमारा टैक्स दे देना, हमारा क्रेडिट ले लेना, हमें कोई दिक्कत। तो दिस इज द एक्सेप्शन। यहाँ पे बोल दिया क्या, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है तो वहां पे प्रोविजंस ऑफ दिस 180 डेज वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, वहां सप्लायर का पैसा खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम क्रेडिट दे देंगे सर। क्लियर? डन। अच्छा, कुछ नोट हो रहे, जो भी ट्रांजेक्शन शेड्यूल नंबर 1 में कवर है बेटा, वो तो दो ट्रांजेक्शंस आर विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी सप्लाई मानते हैं। और सप्लाई है तो रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा ना बेटा। अगर टैक्स पे किया सप्लायर ने, रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा, भले ही वहां पेमेंट नहीं किया। और वहां पे ये प्रोविजन अप्लाई भी नहीं होगा क्योंकि रेसिपिएंट इज नॉट सपोज्ड टू मेक एनी पेमेंट टू द सप्लायर, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही विदाउट सप्लाई का है, विदाउट कंसिडरेशन का। जैसे मैंने अपने ब्रांच को ट्रांसफर किया, इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया गुड्स का बेटा, तो जो ब्रांच ट्रांसफर करी उसको सप्लाई है, उसको टैक्स पे करना, रेसिपिएंट यूनिट को क्रेडिट मिलेगा बेटा। वाह, मेरे को पेमेंट नहीं करेगी तो भी चलेगा बेटा, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन वैसे भी कहाँ कवर है, शेड्यूल 1 में कवर है। रेसिपिएंट डज नॉट फेल्स टू मेक पेमेंट। सेकेंड, सर अगर मान लो रेसिपिएंट ने मेरे बिहाफ पे थर्ड पर्सन को कुछ पेमेंट कर दिया है, याद है एफओआर बेस पे ट्रांजेक्शन था ट्रांसपोर्टेशन का, जहां पे यू वर सपोज टू मेक पेमेंट टू मी एंड आई वाज सपोज टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू योर प्रीमाइसेस, तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होगी, रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप सब मेरा। वहां पे ट्रांसपोर्टर को डायरेक्ट आपने थर्ड पर्सन को पे कर दिया, ट्रांसपोर्टर को डायरेक्टली आपने पेमेंट कर दिया। ट्रांसपोर्टर को पे किया मतलब मेरे को ही पे किया ना है बेटा, तो उतना अमाउंट मानेंगे कि आपने मेरे को पे कर दिया, उतना अमाउंट मेरे को रिसीव हो गया। क्लियर? डन। और अगर आपने आईटीसी यूटिलाइज किया था और बाद में रिवर्सल की बता रही तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इफ यू फेल टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज, तो जिस महीने में आप ये टैक्स पे करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करेंगे 18% पर annum, जिस दिन आपने यूज किया था आईटीसी वहां से लेके जब पे करोगे तब तक का बेटा। क्लियर? डन। समझे मेरी बात? और सब्सिक्वेंटली इफ द रेसिपिएंट मेक्स पेमेंट टू द सप्लायर, तो सर वहां पे रेसिपिएंट कैन रीअवेल द आईटीसी, सेक्शन नंबर 16(4) की टाइम लिमिट वहां पे अप्लाई नहीं होती है। और अगर आपने पार्ट पेमेंट किया तो प्रोपोर्शनल क्रेडिट कैन बी अलाउड टू द रेसिपिएंट। जैसे आपने 1 करोड़ में से 20 लाख की पे किया तो 20 लाख का प्रोपोर्शनल क्रेडिट आपको मिल जाएगा। फिर हमने 30 लाख और पे किया, 30 लाख का प्रोपोर्शनल क्रेडिट और मिल जाएगा बेटा। 50 लाख पे नहीं किया तो 50 लाख का प्रोपोर्शनल क्रेडिट रिवर्स करो। हाँ है ना भाई? डन। समझे क्या मेरी बात? ये था आपका सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 पूरा खत्म बेटा। क्लियर है जी? अब आइए सर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 3। अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, कोई मशीन परचेज किया, मशीन के परचेज पे जीएसटी पे की, अब सर वो मशीन पे, मशीन की वैल्यू तो सपोज 1 CR, उस पे जीएसटी था 18 लाख का, टोटल था 1 करोड़ 18 लाख की मशीन। अब 18 लाख का अगर आपने आईटीसी लिया है तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीन का कॉस्ट कितना है? 1 करोड़ ही बेटा। तो डेप्रिसिएशन भी कितने पे लोगे? 1 करोड़ पे लोगे बेटा। क्लियर? पर अगर आपने डेप्रिसिएशन पूरे 1 करोड़ 18 लाख का ले लिया, आपने जीएसटी पोर्शन का भी डेप्रिसिएशन अगर ले लिया है, वैसे केस में आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, जीएसटी का क्रेडिट लेना है तो आप 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और डेप्रिसिएशन अगर आपने जीएसटी वाले कंपोनेंट का भी ले लिया तो आईटीसी विल नॉट बी अलाउड। मतलब 18 लाख का या तो क्रेडिट ले लो या 18 लाख का आप डेप्रिसिएशन ले लो। हाँ, 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। पर जीएसटी पोर्शन का भी डेप्रिसिएशन ले लिया, क्रेडिट विल नॉट। ये भी अगेन सर आईटीसी के चैप्टर का इंटरमीडिएट लेवल पे फेवरेट क्वेश्चन बेटा। सर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसमें 1 पॉइंट ये भी डाल देते बेटा। ओके, चलिए सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4, टाइम लिमिट टू क्लेम द क्रेडिट। टाइम लिमिट टू
क्लेम द क्रेडिट। और हाँ, एक बात और उससे पहले सिद्धार्थ का पॉइंट है, सर इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होगा। हाँ, हमेशा पूरे जीएसटी में ध्यान रखना, जहां पे भी इंटरेस्ट की बात रही हमेशा सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। ओके, चलिए मालिक, टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 बोलता है क्या, सर मैक्सिमम टाइम लिमिट विद इन विच यू कैन क्लेम द क्रेडिट, यू कैन अवेल द क्रेडिट। सर जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट है, जिस डेट को वो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट इश्यू हुआ है, वो डेट वाला फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा उसके बाद 30 नवंबर अगले फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले पाएंगे, उसके बाद क्रेडिट ना हो पाएगा। अरे क्लियर? आई रिपीट देखना निशांत, एक बार ये सुनना 16.4, फिर मैं 16.3 वापस रिपीट करता हूं बेटा, सुना। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द क्रेडिट, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट था, वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, सर आप क्रेडिट अवेल कर सकते हो। उसके बाद क्रेडिट नहीं ले पाओगे, भूल गए या किसी कारण से क्रेडिट आपकी 2B में नहीं आया या किसी वजह से आपने क्रेडिट अवेल नहीं किया, तो बाद में क्रेडिट अवेल नहीं कर पाओगे। हाँ, एक बार क्रेडिट अवेल कर लिया था, बाद में किसी वजह से आपने रिवर्स किया, तो फिर यू कैन रीअवेल द क्रेडिट। और रीअवेलमेंट के लिए 16.4 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है, वो तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर? सो सेक्शन नंबर 16.4 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है फॉर रीअवेलिंग द क्रेडिट। और अवेलमेंट के लिए 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। और एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या बेटा? 31 दिसंबर या उससे पहले पहले बेटा। तो एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न या 30 नवंबर व्हिचएवर इज अर्लियर तक क्रेडिट लेना, नहीं तो बाद में क्रेडिट ना हो पाएगा। क्लियर? डन सर। अच्छा एक बात और, निशान मैंने बोला सर 16.3, अगर कोई मशीन आपने परचेज किया 1 करोड़ का, 18 लाख रुपए जीएसटी था, अगर आपको 18 लाख का आईटीसी चाहिए तो डेप्रिसिएशन केवल 1 करोड़ पे लेना बेटा। आपने डेप्रिसिएशन भी पूरे 1 करोड़ 18 लाख पे ले लिया, मतलब 18 करोड़ 18 लाख रुपए, जीएसटी कंपोनेंट का भी डेप्रिसिएशन ले लिया, तो भाई साहब अब कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिंपल। ओके चलिए सर 16.4 टाइम लिमिट टू क्लेम द क्रेडिट, उसके लिए एक सर्कुलर था बेटा। सर्कुलर क्या बोलता है बच्चों? बहुत ही सुंदर सर्कुलर है बेटा, एसएससी के फेवर की बात है सर। क्या हुआ, मान लो आउट ऑफ इंडिया से मैंने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी बेटा, या कोई भी ऐसी सर्विस थी जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट की लायबिलिटी थी बेटा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट अगर लायबल है तो वही टैक्स पे करे। अब रेसिपिएंट लायबल है, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है। अब क्या हो गया साहब, सर खुद को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना है, खुद को टैक्स पे करना है। अब सर रेसिपिएंट भूल गया, खुद पे इनवॉइस इश्यू करना भी भूल गया और सर टैक्स पे करना भी भूल गया। अब 2 साल बाद, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं बेटा, आफ्टर 2 इयर्स उसको याद आया कि अरे भाई मेरे को तो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना था, या तो खुद को ऑन हिज ओन एसेट में याद आया, या डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने बताया, या ऑडिट के वक्त पता पड़ा कि सर गलती हो गई है वाली, अब रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना। अब 2 साल बाद वो रिवर्स चार्ज का खुद पे इनवॉइस इश्यू करता है और टैक्स पे कर देता है गवर्नमेंट को बेटा। पॉइंट आता है सर क्या? अब वो क्रेडिट उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि क्रेडिट अवेल करने का टाइम लिमिट क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्ली। अब एक्चुअली उसने सर्विसेज ली थी कब? 2 साल पहले। 2 साल पहले वाला जो 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न था वो तो निकल चुका बेटा, तो बेचारा तो मर गया कि 2 साल बाद खुद रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करे, वो क्रेडिट भी नहीं मिले बेटा उसको, तो इंटरेस्ट भी पे करेगा, पेनल्टी भी पे करेगा, चलो वो तो लगेगी, इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी, पर कम से कम आईटीसी तो मिलना चाहिए ना यार। इसलिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री का फेवर लेते हुए फायदा दिया और बोल दिया क्या सर, इसके लिए रिलेवेंट फाइनेंशियल क्या माना जाएगा? जब आपने 2 साल बाद, मतलब 16.4 के लिए जो टाइम लिमिट आप कैलकुलेट करते हो वो कब से कैलकुलेट करनी है? इस केस में जिस फाइनेंशियल ईयर में रेसिपिएंट ने इनवॉइस इश्यू की, एक्चुअली उसको इनवॉइस कब इश्यू करना था? 2 साल पहले। उसको इग्नोर करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर उसने एक्चुअली इनवॉइस कब इश्यू किया? 2 साल बाद। तो यस, जिस फाइनेंशियल में उसने इनवॉइस इश्यू किया है, वो इनवॉइस जब इश्यू किया वहां से नेक्स्ट ईयर की
30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले सकते हो। सर ओरिजिनली 2 साल पहले वाला टाइम लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, ये फायदा दिया गवर्नमेंट ने बेटा। ये देखिए, द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी under the provisions of section number 16(4) of the CGST Act will be the financial year in which the invoice has been issued by the recipient under section number 31 subsection 3 clause number F of the CGST Act। है ना भाई, क्लियर। एक्चुअली इनवॉइस इश्यू होना था कब? 2 साल पहले। जैसे आपने सर्विसेज दी थी 14 Feb 2024 को, इनवॉइस भी तभी इश्यू करना था। रिवर्स चार्ज में खुद को खुद पे और खुद को ही टैक्स पे करना था बेटा, भूल गए, रह गया बेटा आपसे। आपने क्या किया, ना टैक्स पे किया ना क्रेडिट लिया। फिर आपको 2 साल बाद याद आया जब ब्रेकअप हुआ बेटा, तब कि सर जब सर्विसेज ली थी उसका तो बिल इश्यू किया ही नहीं था बेटा, रह गया सर। तो इसीलिए 14 Feb 2026 को आपने याद जब आया तब आपने इनवॉइस इश्यू किया खुद ने खुद। अब टैक्स भी पे कर दिया गवर्नमेंट को विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी। अब क्रेडिट लेने की बात आई तो सर गवर्नमेंट ने सर्कुलर के थ्रू अलाउ कर दिया और फायदा दिया कि इसके लिए इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए टाइम लिमिट क्या काउंट की जाएगी बेटा, 30 नवंबर 2026 और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 विच एवर इज अर्लियर। है ना, ये वाली डेट को इग्नोर करेंगे। जब आपने बाद में खुद पे इनवॉइस इश्यू किया वो डेट को हम कंसिडर करेंगे। क्लियर, समझे मेरी बात? डन। बड़ा सुंदर सर्कुलर है, अच्छा सर्कुलर है, काम का सर्कुलर है, इंडस्ट्री के फायदे का सर्कुलर है। आओ मालिक, हम देखते हैं क्या सर, एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 4। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17 अप्लाई किया है, फाइनेंस एक्ट 2024 के थ्रू इंसर्ट हुआ है। पर प्रैक्टिकली बात करें एग्जामिनेशन के लिए तो अभी ये सेक्शन काम का नहीं है आपके लिए। क्यों पढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से, क्योंकि ये बात करता है किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए बेटा। ये बोलता है क्या कि सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट है वो इन फाइनेंशियल ईयर्स के लिए 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए द टाइम लिमिट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 शैल बी 30 नवंबर 2021। 30 नवंबर 2021 मानी जाएगी, भले वो ईयर 17-18 क्यों ना है बेटा। क्लियर, भले वो ईयर 19-20 क्यों ना है, उसके लिए सर टाइम लिमिट टू क्लेम द क्रेडिट विल बी 30 नवंबर 2021। क्लियर। अब सर वो ईयर वैसे भी खत्म हो गया सर, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 का पुराना डिस्प्यूट जिसका था, पुराना झगड़ा जिनका था, जिन्होंने 30 नवंबर 2021 तक भी क्रेडिट ले ली थी, तो गवर्नमेंट बोला ठीक है चलेगा, जिसने क्रेडिट ले ली थी हम उसका अलाउ करेंगे बेटा। क्लियर, जो पुराना डिस्प्यूट था उसको खत्म करने के लिए पॉइंट डाला बेटा। के मालिक सरकार, ये था आपका क्या सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 5 जो नया इंसर्ट हुआ, अभी कोई प्रैक्टिकली काम का नहीं रहा आपके एग्जामिनेशन के लिए। 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 के लिए जिन्होंने क्रेडिट 30 नवंबर 2021 तक ले ली थी उनका अलाउ कर दिया, उनके 16 नंबर 16 सब सेक्शन 4 का टाइम लिमिट जो ओरिजिनली था वो अप्लाई नहीं होगा, बस दैट्स इट। ओके डन। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है सेक्शन नंबर 16(6) इसको रखिएगा पेंडिंग। पेंडिंग इसलिए क्योंकि जब तक आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप लोग रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये पॉइंट समझ नहीं पाएंगे। सर वो पढ़ाऊंगा, उससे लिंक कर दूंगा मैं उसी टाइम पे बेटा आपको। ओके, एक ये कॉमन नोट दे रखा है 16(5) और 16(6) के लिए। देखिए 16(5) और 16(6) रेट्रोस्पेक्टिव है कब से, 1 जुलाई 17 से। ये देखिए ये भी रेट्रोस्पेक्टिव है, 16(6) जो दिया वो भी रेट्रोस्पेक्टिव है। तो इनमें बोला कि जिन लोगों ने क्रेडिट पहले ही रिवर्स कर दी या जिन्होंने क्रेडिट नहीं ली थी, देखो इसमें बोला था क्या 30 नवंबर 2021 तक जिसने क्रेडिट ले ली थी हम अलाउ कर देंगे। और हम बोले सर हम तो लेने वाले थे पर हमने ली नहीं क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा था। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अब जिसका क्रेडिट जिसने नहीं लिया था या किसी ने रिवर्स कर दिया था उसका कुछ ना हो सकता है, उसका कुछ भी नहीं हो। मतलब जिन लोगों ने झगड़े किए, जिन लोगों ने डिस्प्यूट किया और क्रेडिट ले ली थी बेटा जबरदस्ती लॉ के बियॉन्ड जाके, उनको तो मजे आ गए।
और जिन्होंने बेचारों ने लॉ की बात मानी उनकी बैंड बज गई। क्या लिखा? फर्दर, नो रिफंड शैल बी मेड ऑफ ऑल द टैक्सेस पेड एंड द इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स्ड which would not have been so paid or not reversed had subsection number 5 और subsection number 6 been in force at all material times। अगर subsection 5 और 6 होते और आपको आप बोलते क्या उस टाइम होते तो हम क्रेडिट ले लेते ना सर, वो तो नहीं था, हमने क्रेडिट नहीं ली, तो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने ले ली थी क्रेडिट उनको मिल गया। कुल मिला के ये भी सबसेक्शन 5 और 6 के लिए जो कॉमन नोट दिया, एग्जामिनेशन पर्पस की बात करें तो कोई खास बात नहीं, कुछ काम का सच नहीं है एग्जाम्स के लिए। ओके, ये पुराने डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के प्रोविजंस ऐड करती है और कोई नया झगड़ा नहीं हो जाए इसलिए इस तरह का कॉमन प्रोविजन डालती है बेटा कि जिन्होंने क्रेडिट नहीं ली थी या रिवर्स करती थी वो लोग झगड़ा करने नहीं आ जाए। क्लियर? डन। इसी के साथ ये पूरा सेक्शन नंबर 16 खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। सर एक बार सेक्शन नंबर 16 पूरा बोल दूं क्या? सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1, ध्यान पूरा मेरी तरफ बच्चों। सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 1 बोलता है क्या? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business। क्लियर? बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए? भले पुट टू यूज नहीं है कोई बात नहीं, इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो क्रेडिट मिलेगा वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? बिजनेस के लिए काम आ रहा है, पर्सनल यूज के लिए काम नहीं आ रहा है, चलेगा सर। पर्सनल यूज में काम आया, क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा। क्लियर? एंड रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन बेटा। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? फॉलोइंग कंडीशन, 6 कंडीशन है, सारी फुलफिल होगी तो क्रेडिट मिलेगा वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट, गुड्स और सर्विस और बोथ जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो उसका टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए बेटा। सेकंड, सर वो क्रेडिट जो आप ले रहे हो वो आपके जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बेटा, पर वो इन एलिजिबल या रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी के कॉलम में नहीं आनी चाहिए। फिर जो गुड्स और सर्विस और बोथ का आप क्रेडिट ले रहे हो दैट शुड बी रिसीव्ड। देन सर वो जो टैक्स है जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो वो गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए, पर हाँ सेक्शन 41 सब्जेक्ट टू रेड विद रूल नंबर 37A बोलता है क्या कि सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल कर दिया, रेसिपिएंट के जीएसटी 2B में क्रेडिट आ गया, उसने क्रेडिट ले लिया, तो एक बार सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्रेडिट ले लो, पर सप्लायर ने उस कॉरस्पॉन्डिंग मंथ का जीएसटी 3B फाइल नहीं किया, कब तक? फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 सितंबर या उससे पहले पहले। तो ऐसे केस में अब जो 30 नवंबर आने वाला 2 महीने बाद, उस दिन 30 नवंबर या उससे पहले पहले रेसिपिएंट को वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी जो उस रेसिपिएंट ने सप्लायर के जीएसटी 1 के थ्रू, क्योंकि उसने टैक्स पे नहीं किया सप्लायर ने यार। अब 30 नवंबर या उससे पहले पहले क्रेडिट रिवर्स करते ना, नहीं किया तो 1 दिसंबर से क्या लगेगा? इंटरेस्ट 18% पर annum सिंपल इंटरेस्ट, पर अगर आईटीसी यूज किया तो इंटरेस्ट लगता है बेटा। और हाँ, अगर सब्सिक्वेंटली उस सप्लायर ने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा तो रेसिपिएंट कैन रीअवेल द क्रेडिट, और रीअवेलमेंट के लिए 16(4) का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता। क्लियर है मालिक? फिर सर नेक्स्ट क्या है? रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए। क्लियर? ये सारी 6 कंडीशंस अगर फुलफिल है तो रेसिपिएंट कैन क्लेम द क्रेडिट। और हाँ, गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड। गुड्स और सर्विस और बोथ ही रिसीव नहीं हुआ तो क्रेडिट की बात नहीं आती है, पर हाँ बिल टू शिप टू मॉडल अगर है तो थर्ड पर्सन को रिसीव हो गया आपके बिहाफ पे तो मान लेंगे, रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गया, रेसिपिएंट को सर्विस रिसीव हो गई, क्रेडिट विल बी अलाउड। क्लियर? डन। अब 2 प्रोवाइजो है। फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है क्या? जब भी गुड्स लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में आएंगे तो लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट जब रिसीव होगा तब यू कैन क्लेम द क्रेडिट, प्रोपोर्शनल क्रेडिट नहीं मिलता। सेकंड प्रोवाइजो बोलता है कि सारी कंडीशन पूरी है, क्रेडिट ले लिया रेसिपिएंट ने, बट इफ द रेसिपिएंट फेल्ड टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, खा गया पैसा सप्लायर का, तो जितना पेमेंट फेल हुआ है विदिन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस उतना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, उतना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट पे करना पड़ेगा रेसिपिएंट को, गवर्नमेंट को बेटा, अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum अगर आईटीसी यूज किया था तो बेटा। जिस दिन से यूज किया वहां से लेके जब गवर्नमेंट को वापस पे किया तब तक का इंटरेस्ट 18% पर annum, और अगर रेसिपिएंट सप्लायर को सब्सिक्वेंटली पे कर देता है देन ही कैन रीअवेल द क्रेडिट उसमें। पर हाँ इसका एक एक्सेप्शन है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल था तो भले सप्लायर का पैसा खा जाओ कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, क्रेडिट लो और मस्त रहो। क्लियर? और हाँ सर एक बात और, अगर शेड्यूल 1 वाला ट्रांजेक्शन था तो वहां तो कंसिडरेशन होता ही नहीं है, तो वहां पे रेसिपिएंट फेल टू मेक पेमेंट होगा ही नहीं बेटा। अच्छा, जहां पे क्रेडिट पीरियड उधार जो था वो 1 साल का उधार है बेटा, तो 1 साल का उधार था तो 1 साल में तो रेसिपिएंट फेल ही नहीं हुआ पे करने में बेटा। 1 साल का तो टर्म्स अलाउ किया है क्रेडिट पीरियड,
1 साल में अगर पेमेंट नहीं किया तो वो फेल टू मेक पेमेंट हुआ है, तब जाके क्रेडिट रिवर्स होगी, वरना क्रेडिट रिवर्स नहीं होगी. रेसिपिएंट मस्ट फेल टू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर. क्लियर सर? अच्छा, रेसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पे थर्ड पर्सन को कुछ पेमेंट कर दिया तो मान लेंगे सप्लायर को पे किया है, और सर उतना प्रोपोर्शन क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है सर. ऑब्वियसली ना यार, मेरे बिहाफ पे थर्ड पर्सन को पे कर दिया, मतलब मेरे को पे किया ना यार. यू डिडंट फेल्ड टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर. ओके सरकार, अब सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, कोई मशीन कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया है रेसिपिएंट ने, तो उस मशीन का जो जीएसटी वाला पोर्शन है उसका डेप्रिसिएशन क्लेम मत करना, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा. वैल्यू का डेप्रिसिएशन क्लेम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर सर? क्लोज नंबर, ये था सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 4 बोलता है टाइम लिमिट टू क्लेम द क्रेडिट, अवेल द क्रेडिट. ना क्रेडिट अवेल करने की टाइम लिमिट है, क्रेडिट को यूज करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है. वंस क्रेडिट इज अवेल्ड इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर. यूज करने का कोई लिमिट नहीं है, क्रेडिट को अवेल करने का टाइम लिमिट दे रखा है बेटा. सर वो टाइम लिमिट कितना बेटा? सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 बोलता है क्या, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो डेबिट नोट है या जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो टैक्स इनवॉइस है, वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30th नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले सकते हो, उसके बाद क्रेडिट नहीं मिलेगा. 30th नवंबर और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक क्रेडिट मिलेगा, उसके बाद क्रेडिट नहीं अवेल कर सकते हो. हाँ सर, ये 16(4) की टाइम लिमिट री अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई नहीं होती है. एक बार क्रेडिट अवेल कर ली, किसी कारण से रिवर्स करना पड़ा, तो बाद में री अवेलमेंट के लिए कोई 16(4) का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता. क्लियर सर? फिर इसके लिए एक सर्कुलर दिया और बोलता है क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए और वो खुद पे इनवॉइस इश्यू करना ही भूल गया, खुद टैक्स पे करना ही भूल गया रिवर्स चार्ज का, तो सर 2 साल बाद उसको याद आया, 2 साल एक एग्जांपल है बेटा, कुछ टाइम बाद उसको याद आया खुद ने खुद को इनवॉइस इशू करना है, या डिपार्टमेंट ने बताया उसको कि इनवॉइस इशू करके टैक्स पे करना है, तो जब वो टैक्स पे करेगा खुद पे जब इनवॉइस इशू करेगा बाद में, वहां से टाइम लिमिट काउंट करेंगे सेक्शन नंबर 16(4) की. ओरिजिनली कब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, वहां से टाइम लिमिट काउंट नहीं होगी. क्लियर? डन. ये था सर्कुलर. अच्छा, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 5 बोलता है क्या, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए 16(4) का टाइम लिमिट एक तरह से एक्सटेंड करके 30th नवंबर 2021 कर दिया. उस दिन तक जिसने क्रेडिट ले ली, जिसने नहीं ली उसका कुछ नहीं हो पाएगा. क्लियर? और उसके बाद वाले ईयर के लिए वैसे भी नहीं है बेटा. ये 16(6) मैंने पेंडिंग रखवाया बेटा आपको. एंड कॉमन पॉइंट बोल दिया क्या, जिसने क्रेडिट ले लिया था वो तो ठीक है, जिसने नहीं लिया अब वो लेने मत आना क्रेडिट, ना वो रिफंड लेने आना. सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 के लिए बेटा. क्लियर? डन. इसी के साथ ये पूरा सेक्शन नंबर 16 खत्म होता है. अब सर सबसेक्शन नंबर 5 मैंने बताया, सबसेक्शन नंबर 6 पेंडिंग है बेटा आपकी. क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय. और इसी के साथ यहां तक जो हमने पढ़ा है, शायद आपके एंड पे रिवीजन भी हो गया, शायद मजा भी आया आपको, एंड सर माहौल बन रहा है आपके एंड पे बच्चों. क्लियर? तो एक काम करते हैं, इसके बाद वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले सेशन में बेटा, पर यहां तक आपके एंड पे होना चाहिए बेटा. भारत माता की जय. मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, एंड सर आपके एंड पे इसको रिवाइज जरूर करें बेटा. क्लियर? डन. तो सर ये हो गया क्या, हमारा आईटीसी का पूरा टॉपिक खत्म. जहां तक हमने पढ़ा वहां तक रिवाइज भी कर दिया, पर सर मेरा कंडीशन क्या है, जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके एंड पे आज ही रिवाइज होना चाहिए, तभी जाके मजा आएगा. यू हैव द समरी बुक ऑल्सो, यू हैव द क्वेश्चनर बुक ऑल्सो. सर क्वेश्चन तो हम हर चैप्टर के बाद कर ही रहे बेटा, पर सर आपके एंड पे समरी बुक भी है, आपके पास चार्ट बुक भी है, वहां से अच्छे से रिवाइज करिए, मस्त होके पढ़े. ओके, थैंक यू सो मच. दुआओं में याद रखिएगा. मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू सो मच. यहाँ खत्म कर रहा हूँ, एंड सर मस्त होकर रिवाइज करिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.